राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हुड्डा परिवार से अरविंद शर्मा की कोई सेटिंग भी हो गई है। तो इस बार बड़ी चर्चाएं हैं कि करनाल का लोकसभा टिकट एक बार फिर बदल सकता है। संजय भाटिया को जो टिकट मिला था वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुशंसा से मिला था। लोग ये कहते हैं कि संजय भाटिया फोन भी नहीं उठाया करते। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्राइम टाइम में मैं आपसे लगातार पिछले 2 दिन से बात कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश की जो 10 लोकसभा सीटें हैं, इन पर क्या स्थिति रह सकती है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 लोकसभा सीटों पर जो 2019 में चुनाव हुआ था और मोदी लहर के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर अपनी चुनावी जीत हासिल की थी। और कल मैंने आपको फरीदाबाद के बारे में बताया था, तो आज आपसे बात करेंगे करनाल लोकसभा क्षेत्र की। जीटी रोड बेल्ट का एक प्रमुख लोकसभा क्षेत्र, देश के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला लोकसभा क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्रों के अंदर भी एक अपनी प्रतिष्ठा दर्ज रखने वाला क्षेत्र, कर्ण और अर्जुन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र, महाभारत काल के प्रसंगों के साक्षी रहे। और इसके साथ साथ क्योंकि करनाल के जो 2 पार्ट हैं, करनाल और पानीपत, तो पानीपत की लड़ाई हमेशा विश्व में मशहूर रही है। इन सब का साक्षी रहा करनाल लोकसभा क्षेत्र। आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पौराणिक कथाओं के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था। उसके बाद 1773 ईस्वी में अकबर के खिलाफ विद्रोह के वक्त इमरान मिर्जा ने यहाँ लूटपाट की और नादिर शाह ने मुगल बादशाह मूसा को हराकर 1787 में मराठा शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया। 1805 में अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार हुआ। 1909 ईस्वी में मार्ली मिंटो सुधार के बाद करनाल में मौलवी अब्दुल गनी पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तब यहाँ की जनता ने 1919 ईस्वी के रोलेट एक्ट का जमकर विरोध भी किया था। हरियाणा राज्य बनने से पहले यह पंजाब का एक छोटा सा भाग था। बाद में कई बार इसका विभाजन भी हुआ और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बनने के वक्त करनाल को इसका जिला बना दिया गया। करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। हरियाणा के पेरिस जैसे नामों से भी इस शहर को जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध, इसके साथ ही यहाँ 1955 में दूध और दूध उत्पादों के लिए रिसर्च सेंटर भी खोला गया। करनाल के प्रमुख उद्योगों की बात की जाए तो चीनी उद्योग, लिबर्टी शू उद्योग और वनस्पति यूनिट्स हैं। इसके अलावा कुंजपुरा, तरावड़ी, कर्ण, जलाशय, बस्तली गांव, कलंदर शाह गुम्बद, सीता माई यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक और वैज्ञानिक और भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी इसी जिले से संबंधित हैं। राजा कर्ण की नगरी करनाल हरियाणा की हॉट लोकसभा सीट मानी जाती है। 1996 के लोकसभा चुनाव से करनाल में बाहरी लोग आकर सांसद बनते रहे। करनाल लोकसभा सीट का स्थायी निवासी यहाँ से सांसद बना ही नहीं। 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल यहाँ से सांसद चुने गए, जो मूलतः हिसार के रहने वाले थे। साल 2014 में पंजाब केसरी अखबार के मालिक व संपादक अश्विनी चोपड़ा करनाल से सांसद चुने गए, जिनका भी धरातल यहाँ कुछ नहीं दिखता। 1996 में ID स्वामी बीजेपी के सांसद बने। 1998 में भजन लाल कांग्रेस के सांसद बने। फिर 1999 में ID स्वामी बीजेपी के सांसद और 2004 में अरविंद शर्मा कांग्रेस के सांसद। 2009 में अरविंद शर्मा कांग्रेस के सांसद बने। 2014 में अश्विनी चोपड़ा बीजेपी के यहाँ से सांसद बने। करनाल लोकसभा सीट गठन के बाद से ही उलटफेर की सीट रही है। पानीपत से बीजेपी के स्थानीय नेता और प्रदेश महासचिव संजय भाटिया ने कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा को हराकर जीत हासिल की और बीजेपी के सांसद रहे। अश्विनी कुमार चोपड़ा की जगह संजय भाटिया को पार्टी ने मैदान में उतारा और वो जीत दर्ज कर सांसद बन गए। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें हैं। नीलाखेड़ी, इंदरी, करनाल, असंध, घरौंदा, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और समालखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल यहाँ से 1 बार सांसद बने थे और 1 बार वे हारे भी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके ID स्वामी भी करनाल से 2 बार जीते और 2 बार हारे। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी की बड़ी नेता माने जाने वाली स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ी, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 में करनाल से बीजेपी के अश्विनी कुमार ने 2 बार के कांग्रेस सांसद रहे अरविंद कुमार को हराया। करनाल सीट पर कांग्रेस
1991 से अब तक 9 बार 3 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय भाटिया करनाल से सांसद बने थे और जब संजय भाटिया को करनाल से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था तो एक बारगी तो भारतीय जनता पार्टी सहित संसदीय क्षेत्र के लोगों में एक प्रकार से उत्सुकता जाग गई थी। संजय भाटिया पानीपत जिले के रहने वाले हैं और 2 बार विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो बहुत बुरी तरह से हारे थे। हालांकि संगठन के व्यक्ति तो हैं, लेकिन क्योंकि उनका ना तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा रहा था कभी और ना ही उनके जनता से सीधे संपर्क, सीधे संवाद। लेकिन जब करनाल से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया तो मैंने आपसे पहले कहा कि मोदी लहर के रथ पर सवार, और इसके साथ साथ क्योंकि करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का निर्वाचन क्षेत्र है, करनाल से वे विधायक हैं, तो मुख्यमंत्री का असर होना भी स्वाभाविक है। यानी कि इन दोनों नामों पर सवार। और दूसरी बात, एक बात और आपसे जोड़ दें इसके कि संजय भाटिया को जो टिकट मिला था वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुशंसा से मिला था। तो संजय भाटिया ने बहुत बड़े अंतराल के साथ यानी कि लगभग 6 लाख के आसपास वोटों से चुनावी जीत दर्ज की थी और आज लगभग 4 साल से ज़्यादा हो चुके उन्हें सांसद बने हुए, और अब प्रदेश, देश और हर राजनेता चुनावी मोड में आ चुका है। तो करनाल के अंदर भी चुनावी तैयारी शुरू है और करनाल का जो राजनीतिक माहौल है आज की तारीख में वो कुछ बदला सा है। राजनीतिक फिजा कुछ बदली सी है। करनाल के अंदर 20 लाख के आसपास वोट हैं, जिसमें लगभग 2 लाख पंजाबी वोटर हैं, लगभग 2 लाख जाट वोटर हैं, लगभग इतने ही, इससे थोड़े से कम ब्राह्मण वोटर हैं, और इसके साथ साथ अन्य सभी प्रकार के वहाँ पर बैकवर्ड वोट भी है, राठौर वोट भी है, राजपूत वोट भी हैं। और करनाल लोकसभा क्षेत्र जो है माना जाए कि मिला जुला राजनीतिक जातिगत समीकरण के आधार पर एक मिली जुली सीट है। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय भाटिया जिस दम से चुनाव जीते थे, क्या 2024 में भी वो करिश्मा हो सकता है? करिश्मा ही कहा जाएगा ना कि जो नेता 2 बार विधायक के चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खा गए हों और जनता ने उन्हें लोकसभा के लिए सर आंखों पर बिठाया, और 6 लाख का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल होता है। टॉप 10 के अंदर शामिल थी संजय भाटिया की जीत। अब 2024 में जब चुनाव होंगे तो चुनाव के नए एजेंडे हैं, नए मुद्दे हैं। करनाल का संसदीय क्षेत्र, अगर आपको इसके पिछली हिस्ट्री बताएं तो यहाँ चिरंजी लाल शर्मा जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, पूर्व में कुलदीप शर्मा विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताश्री वहाँ से 4 बार सांसद रहे थे। सुषमा स्वराज भी करनाल से सांसद रही हैं। अश्विनी चोपड़ा जो पत्रकारिता क्षेत्र के जगत का बड़ा नाम है वो करनाल से सांसद रहे हैं। यानी कि करनाल लोकसभा क्षेत्र ने हमेशा एक नया राजनीतिक टेस्ट लोगों को दिया है, और राजनीतिक टेस्ट मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि करनाल संसदीय क्षेत्र में ज़्यादातर बाहरी नेता चुनाव जीतते रहे हैं। आपको एक बात और ध्यान दिलाएं कि जो करनाल का लोकसभा का पिछला चुनाव था 2014 का, जब अश्विनी चोपड़ा को टिकट दिया गया तो उस समय 2 नाम और चले थे करनाल लोकसभा के अंदर। एक नाम तो था अरुण जेटली जी का और दूसरा नाम था गीता मनीषी जो वृंदावन से है, स्वामी ज्ञानानंद जी का। और ताज्जुब की बात है ना कि दोनों ही करनाल से संबंध नहीं रखते। बताते तो ये भी हैं कि जब स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने चुनाव लड़ने से मना किया तो अश्विनी चोपड़ा को टिकट दिया गया, और अश्विनी चोपड़ा वहाँ से, जो मैंने आपको बताया, जिनको अश्विनी मिन्ना के नाम से जाना जाता रहा है, आज दुनिया में नहीं है, बड़े पत्रकार थे और उन्होंने भी बड़ी जीत दर्ज की थी। अश्विनी चोपड़ा को होते हुए, उनके जीवित रहते हुए ही उनका टिकट कटा था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों की बात भी कही गई थी, लेकिन क्योंकि अश्विनी चोपड़ा बेबाक अपनी बात कहने के धनी थे, अपनी बात कहने के लिए जाने जाते थे, बताया जाता है कि ये भी बड़ा कारण रहा था उनकी टिकट कटने का। और जब संजय भाटिया को टिकट मिला था तो मैंने आपसे पहले कहा कि मोदी लहर पर सवार होकर संजय भाटिया चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका क्षेत्र के अंदर लोगों से मेल मिलाप है, लोग ये कहते हैं कि संजय भाटिया फ़ोन भी नहीं उठाया करते। लोग ये कहते हैं कि संजय भाटिया जनता के नेता नहीं हैं, संगठन के नेता तो हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जनता में पकड़ नहीं है तो इस बार बड़ी चर्चाएं हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको बताएंगे क्या हो सकता है, तो इस बार बड़ी चर्चाएं हैं कि करनाल का लोकसभा टिकट एक बार फिर बदल सकता है। और टिकट बदलता है तो टिकट किसे मिलेगा, इस पर भी बड़ी चर्चा रहेगी। लेकिन चर्चा यूं थोड़ी मध्यम पड़ जाती है क्योंकि करनाल एक राजनीतिक प्रयोग की भूमि है
और यहाँ पर ना जाने कब कौन सा पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को टिकट दे के भेज दे। एक उदाहरण है, अरविंद शर्मा सांसद रहे थे करनाल से 2 बार, 2004 में और 2009 में कांग्रेस की टिकट पर। 2014 में वो राजनीतिक नेपथ्य में थे और 2019 में जब उन्हें रोहतक से टिकट दिया गया तो चर्चा ये भी चली थी कि करनाल से उन्हें भाजपा की टिकट पर उतारा जा सकता है, और चर्चा ये आज भी है। मैंने आपसे कहा ना कि टिकट बदल सकता है, तो चर्चा ये आज भी है कि क्या रोहतक से अरविंद शर्मा को शिफ्ट किया जा सकता है करनाल में, क्योंकि अरविंद शर्मा के करनाल में आज भी वही पुराने संपर्क हैं। एक बात और भी चर्चा में आ सकती है, करनाल संसदीय क्षेत्र वो है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल भी सांसद रहे थे, और चौधरी भजनलाल के पुत्र ने चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी हरियाणा जनहित कांग्रेस जब अस्तित्व में थी तो चुनाव लड़ा था, और कुलदीप बिश्नोई का दिल भी कई बार हिलोरे लेता रहा है। तो क्या करनाल संसदीय क्षेत्र भी कुलदीप बिश्नोई के लिए आगे फेवरेबल हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुलदीप बिश्नोई भी फेवरेबल हो सकते हैं? तो आपको हमने 2 नाम जो नए बताए वो ये हैं कि अरविंद शर्मा और कुलदीप बिश्नोई। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक गलियारे में एक और चर्चा भी है। आपको ध्यान होगा कि अरविंद शर्मा पिछले लोकसभा चुनाव में रोहतक से लड़े थे और रोहतक में उन्होंने शिकस्त दी थी हुड्डा परिवार को। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव हार गए थे, और एक बड़ी चर्चाएं हैं इस समय जो राजनीतिक गलियारों में हैं। और हालांकि जो ये चर्चाएं होती हैं इनका कोई सिर पैर तो नहीं होता, लेकिन जब चर्चा चलती है ना तो उनके पीछे कोई बात जरूर होती है। कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब कहीं चिंगारी भड़की हो, और एक चिंगारी कुछ ऐसी भी है कि क्या अरविंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो जिनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सदस्य हैं, जो चुनाव हार गए थे रोहतक से, रोहतक की सीट को वापस भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने लिए रिजर्व करना चाहते हैं। और इसी को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हुड्डा परिवार से अरविंद शर्मा की कोई सेटिंग भी हो गई है, क्योंकि अरविंद शर्मा के जब पिछले दिनों आपने देखे होंगे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी मनमुटाव की कुछ बातें रही थी, वहाँ के जो लोकल नेता हैं मनीष ग्रोवर के साथ भी मनमुटाव की बातें रही थी। और मान लिया जाए कि अरविंद शर्मा बेबाक नेता है, बेबाक अपनी बात कहने की मादा रखते हैं, अपनी बातें बेबाक रखा भी करते हैं, कहा भी करते हैं। और अब जो राजनीतिक गलियारों की चर्चा है, अगर ये कहीं गुल खिलाती है तो ये सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। अरविंद शर्मा अगर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो फूल थाम कर आएँ या हाथ पकड़ कर आएँ। हालांकि सब भविष्य गर्भ में है, लेकिन जब कहीं चर्चा शुरू होती हैं तो चर्चाएं वो दूर तक जाया करती हैं और उनका कुछ असर हुआ करता है। अगर आगे की बात करें करनाल संसदीय क्षेत्र में, मैंने आपसे बात की प्रमुख जो अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, और यानी कि कांग्रेस से कौन प्रत्याशी हो सकता है। अगर अरविंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बातें सुनने में आ रही हैं, अगर इन चर्चाओं में, इन बातों में कोई दम नहीं हुआ तो उस स्थिति में कुलदीप शर्मा या उनके पुत्र पर भी दाव चल सकती है कांग्रेस करनाल संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि पिता चिरंजी लाल 4 बार सांसद रहे हैं और कुलदीप शर्मा भी बड़े कद के नेता हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस में अगर जो अरविंद शर्मा वाला दाव फिट नहीं बैठता तो कुलदीप शर्मा पर भी कांग्रेस अपना दाव चलाई। आगे बात करें अन्य राजनीतिक पार्टियों की, तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, पिछले लोकसभा चुनाव में कोई भी पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई थी। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे पिछले चुनाव में, कुलविंदर सिंह, वो बामुश्किल 5 अंकों तक पहुंच पाए थे। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी भी कुछ करिश्मा नहीं कर पाए थे, बड़ी बुरी स्थिति रही थी। हालांकि आज अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं माहौल चेंज हो रहा है। माहौल चेंज कैसा होता है ये तो जब मतपेटियां, मशीनें खुलती हैं, ईवीएम, तो पता लगता है कि किस प्रकार का माहौल लोगों में बना और कौन से नेता अपने जनता को, प्रदेश की जनता को, क्षेत्र की जनता को, इलाके की जनता को अपना संदेश देने में कामयाब हुए। लेकिन मान लिया जाए कि जो संसदीय क्षेत्र करनाल है, वहाँ पिछले चुनाव में इन पार्टियों को कोई असर नहीं था। करनाल के अंदर एक बड़े नेता थे वीरेंद्र मराठा, अपना दल भी बनाया था, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, और लोग ये भी कहते हैं कि 2014 में वे भी भाजपा की टिकट में नज़दीक तो पहुंच गए थे, लेकिन जल्दी कर गए थे, आजकल एनसीपी में हैं। और वीरेंद्र मराठा भी
शायद कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर रखते होंगे। और आपसे मैं भी पहले वापस एक बार कांग्रेस पे आता हूं, जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कांग्रेस का। तो कांग्रेस से वीरेंद्र राठौर हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति में भी हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं। वे भी समझा जाता है कि प्रयासरत हैं कि करनाल में शायद उनकी भी कोई बात बने। पानीपत से भी एक नेता को आम आदमी पार्टी में, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई बात बनती है, क्योंकि सिंबल पर कोई चुनाव में प्रत्याशी तो उतरेगा ही। और अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के यशवीर राणा वहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं, उन पर भी इनेलो अपना दांव चला सकती है। अब बात करें जननायक जनता पार्टी की, अगर जेजेपी का कोई गठबंधन नहीं रहा लोकसभा चुनाव में, हालांकि राजनीति में सब संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन आजकल जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं ना भाजपा और जजपा नेताओं के, वो तो इंगित ये करते हैं कि चुनाव के अंदर दोनों की अलग अलग राहें होंगी। और अगर अलग राह चलते हैं तो करनाल से जननायक जनता पार्टी के जो पुराने इनके नेता हैं राष्ट्रीय कार्य समिति में, ब्रिज शर्मा, पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो ब्रिज शर्मा पर जेजेपी दाव चल सकती है। लेकिन जो मुख्य बात करनाल की है वो ये लगती है, संजय भाटिया जो भारतीय जनता पार्टी के आजकल सांसद हैं, उनका परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है। और क्योंकि भाजपा के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि टिकट बदलने का गेम अगर सबसे पहले कहीं होता है तो भाजपा में होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने उन घोड़ों को मैदान में उतारती है जो जीत की गारंटी लेके आई। तो हो सकता है कि कोई टिकट की चेंज की बात चलती है, और अगर कोई बदलाव होंगे राजनीति के अंदर, जो कोई नए रंग होंगे, नए कलेवर होंगे, उनसे समय समय पर आपको हम अवगत कराएंगे। और आज जो हमने आपसे बात की करनाल की, इसका हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि करनाल का जो सिनेरियो है, वो जो प्रत्याशी थे उस मामले में कुछ चेंज हो सकता है। बाकी जैसा भी होगा वो आपको समय समय पर जानकारी देंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।